Good morning, students. Today we are going to discuss the first chapter of computer is fundamental concept of computer. इस दोस्तों आज इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कंप्यूटर कैसा वर्क करता है, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी, कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसकी जितनी भी जनरेशन हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। दोस्तों कंप्यूटर में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसकी स्पीड हुई, इसकी एक्यूरेसी हुई। ठीक है, तो स्पीड के बारे में अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट यानी बहुत तेज़ मशीन होती है, और वो जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती है वो उन्हें कुछ चुटकियों में ही सॉल्व कर देती है। ऐसी कैलकुलेशन जिन्हें करने में इंसानों को कई साल, कई ईयर्स लग जाएँ, वो उन्हें कुछ ही सेकंड, कुछ ही मूवमेंट में कंप्लीट कर देती है। जैसे यहाँ लगा, इट प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कई सारे इंस्ट्रक्शन को वो कुछ सेकंडों में ही परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कुछ सेकंडों में इनको कर सकते हैं। स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ MIPS, मिलियंस पर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जैसे यहाँ लिखा है कि हर एक डिफरेंट कंप्यूटर की स्पीड डिफरेंट होती है, यानी हम MIPS में कैलकुलेट करते हैं, इनको बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। और जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसे हम इस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता या शुद्धता, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा है, किसी भी मानव द्वारा या किसी इंसान द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो उसे वो कितनी सटीकता से उसका आंसर दे सकता है। तो कंप्यूटर की विशेषता यही होती है, उसको बनाया इसलिए गया था ताकि वो बहुत ही कम गलतियाँ करें। जितनी गलतियाँ इंसान के द्वारा होती हैं, कंप्यूटर वो गलतियों को नहीं करता है। बस ये है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इंसानों द्वारा वो एक्यूरेट हों, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन वो दिए जाएंगे उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर यहाँ पर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टोरेज, यानी कंप्यूटर कितना उसमें डेटा सेव कर सकता है। यानी कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर अलाउस रिडक्शन ऑफ पेपर फिलिंग एंड अदर मैंडन टास्क। पहले हम देखते कि जैसे इंसान कोई वर्क कर रहा है तो उसके लिए कई सारे टूल्स, कई सारी चीज़ें, जैसे अगर वो कोई अकाउंट वगैरह वो होल्ड कर रहा है, अकाउंट पर काम कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मोटी कॉपी ली जाती थी या रजिस्टर लिया जाता था, जिसमें अपने सारे अकाउंट का काम करता है, अपना जितना भी डेटा वहाँ उसको लिख कर सेव करते थे। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर ऐसी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है कि इंसानों को कुछ भी लिखने की या कुछ भी हार्ड कॉपी में उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो उनको कंप्यूटर में एक स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऐसी बहुत सारी स्टोरेज हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स हैव बिग स्टोरेज मीडिया यूजिंग प्रेजेंट अवेलेबल स्टोरेज डिवाइस। द डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड क्विकली फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट इनटू द मेमोरी। अब अगर कंप्यूटर को कभी भी कुछ भी किसी पर्टिकुलर डेटा पर काम करना जो कि उस कंप्यूटर में स्टोर है पहले से ही, तो कंप्यूटर वहाँ से उस स्टोरेज से उस डेटा को फैच कर सकती है, उसको वहाँ से ले सकती है, और उस पर काम करने के बाद, उस पर प्रोसेस करने के बाद वापस उस डेटा को उसमें स्टोर कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी एक विशेषता है कंप्यूटर की। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर डज अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। वन मूवमेंट it prepares result of particular examination, the next movement it gets busy solving sums, and it's between it may be used for listening to latest song। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल की जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप, इन सब में आप एक संग कई भी काम कर सकते हो। इसको मल्टीटास्किंग वर्क्स बोला जाता है, मल्टीटास्किंग फंक्शंस भी बोला जाता है। तो पहले के समय में जब कंप्यूटर को बनाया गया था तब वो केवल उसको कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका कंप्यूटर का विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर एक समय में कई सारे काम कंप्यूटर कर सकता था।
जैसे कि वो एक ही समय में गाने भी चला सकता था, एक ही समय में वो आप उस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, एक ही समय में आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पर तो कंप्यूटर में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आप बहुत सारे काम, जैसे कि आप कई ज़्यादा काम को अगर करोगे, अगर रैम उस पर ओवरलोड हो जाती है, अगर उसकी रैम की इतनी क्षमता नहीं है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर की रैम अच्छी है, तो आप उस पर आप जितने चाहे उतने काम एक संग साइमल्टेनियसली कर सकते हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंप्यूटर यहाँ पर लगातार काम कर सकता है बिना थके हुए। अब कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं कि वो थक जाएगा, कंप्यूटर एक मशीन है। तो मशीन बिना थके हुए लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है। ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज़ फुली ऑटोमेटेड, यू डू नॉट नीड टू डू वर्क मैनुअली। इसका मतलब है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारे काम करता है, आपको कोई भी काम खुद करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको एक बार कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ इंस्ट्रक्शन फीड करने होते हैं, आप जो उनको इंस्ट्रक्शन दोगे उन्हीं इंस्ट्रक्शन पर वो काम करेंगे। आप जितने भी इंस्ट्रक्शन को दोगे इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन, वो 1 बाय 1 उनको परफॉर्म करेंगे, और ये सारे काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। जैसा कि आपने देखा है कि आज के समय में कंप्यूटर एक ऐसा हब बन चुका है कि जहाँ से हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फेसबुक। तो हमने देखा कि आप फेसबुक से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी दोस्त से आप चैटिंग कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और फ़ोटो सेंड कर सकते हो, फ़ोटो मंगा सकते हो। तो ये सब कुछ एक नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर का एक जाल, यानी कि हर एक कंप्यूटर, दुनिया का हर एक कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से जुड़ा रह सकता है। तो हम किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया सच एस मोडेम्स, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट्स इटीजी। तो ये सब पॉसिबल होता है किसके द्वारा? कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे मोडेम हुआ, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट। तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए जाते हैं जहाँ पर मोडेम वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनको डीमॉड्यूलेट करके आपके पास भेजते हैं, जिससे कि आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर माना कि एक मशीन है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो यहाँ दिया कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन क्रिएट एंड मैनेज्ड बाय मैन। अ कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन, एनीथिंग इट डज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो इंसान द्वारा दी हुए इंस्ट्रक्शन पर करता है, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। It is an obedient slave which carries out the master's order as long as it can understand them. It's matter whether they are right or wrong. In other words, computer lacks common sense. इसका मतलब है दोस्तों कि कंप्यूटर को ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंसानों द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उनका आज्ञापूर्वक एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह काम करता है। अगर उसका जो मालिक है, उसका जो कंप्यूटर को चला रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर वो उसको गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो उसका रिज़ल्ट भी कंप्यूटर गलत ही दिखाएगा। अगर वो उसको सही इंस्ट्रक्शन देगा तो कंप्यूटर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी सही दिखाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर की लिमिटेशन है कि कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, जो इंसानों द्वारा इंस्ट्रक्शन, जो ह्यूमन द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन पर वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर की यहाँ पर 5 जनरेशन दी गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पाँचों जनरेशनों में हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। एज वी नो दैट जनरेशन मीन्स एज ग्रुप। जनरेशन का मतलब होता है एज ग्रुप। द कंप्यूटर दैट वी सी टुडे इज़ नॉट द सेम as it was some years back. It has passed through many generations to reach its current form. दोस्तों, आज जैसे स्ट्रक्चर हम कंप्यूटर का देखते हैं, कई सालों पहले जब कंप्यूटर शुरू हुआ था, जब कंप्यूटर बना था, उस समय
ऐसा नहीं था। इसका अलग ही साइज़ था, अलग ही इसकी क्षमता थी, अलग इसकी कैपेसिटी थी। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट जनरेशन विच लेड टू इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो हम कुछ जनरेशन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहली जनरेशन दी है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस जनरेशन का जो इन्वेंशन हुआ था, इस जनरेशन में कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था 1940 और 1955 के बीच में। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके कुछ फीचर्स ऐसे थे। फर्स्ट है दे वर हैवी एंड लार्ज साइज, ये बहुत ही भारी हुआ करते थे और साइज़ में बहुत ही बड़े थे, बहुत ही लार्ज थे। द जनरेशन दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ही गर्मी पैदा करते थे, क्योंकि आज के टाइम में कई कंप्यूटर ऐसे अधिकतर कंप्यूटर में कूलिंग फैसिलिटी आती है। एक कूलर टाइप एक छोटा सा पंखा लगा होता है, जिससे कि वो लगातार काम करते हुए अगर वो मॉडेम मदरबोर्ड जो कुछ भी गर्म हो जाता है उसको कूल कर देता है, उसको ठंडा कर देता है। लैपटॉप वगैरह में ये फैसिलिटी आती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने भी बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स होती थी वो अगर लगातार उनको काम कराया जाता था तो वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालती थी, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। दे यूज वैक्यूम ट्यूब, पहले के टाइम में एक वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं, तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ आज के मॉडर्न कंप्यूटर में नहीं किया जाता। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, अब चूँकि ये बहुत बड़े साइज़ में थे, बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा लगाए गए होंगे, ठीक है। तो इनके पार्ट्स में बनाने में जितना भी कॉस्ट आता था वो बहुत ही महंगा था, बहुत ही महंगा कॉस्ट होता था, बहुत ही कॉस्टली था, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एडसेक, एडवेग। अब आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। दोस्तों इस कंप्यूटर का जो एवोल्यूशन हुआ था वो 1955 में हुआ था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग फीचर, इसके कुछ फीचर्स इस प्रकार थे। दे वर स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो पहले जनरेशन की जैसे हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हमने वो बहुत बड़े साइज़ में थे, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर उस फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे थे। दे यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर, जैसे हमने देखा कि पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर का। दे वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी होते थे और उनसे कम महंगे होते थे। एग्जांपल देखा जाए तो IBM 1401 एंड IBM 700। अब आते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर। ये कंप्यूटर के जनरेशन की तीसरी पीढ़ी है, जिसको हम थर्ड जनरेशन बोलते हैं। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड एंड यूज्ड आफ्टर 1960, तो 1960 के बाद इस कंप्यूटर का इन्वेंशन, ये बोलें अपन इसका एवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि जो पहले जो सेकंड जनरेशन है उसी कंप्यूटर से इसको एवोल्यूशन किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग फीचर, इसके फीचर्स निम्नलिखित हैं। दे वर स्मॉलर इन साइज देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड लेस एक्सपेंसिव, तो ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से सस्ते भी थे और उनसे साइज़ में बहुत छोटे भी थे। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट यानी तीव्र गति से अपने काम को करते थे और एक्यूरेट यानी सटीकता से इसका आंसर भी देते थे। दे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, इसको बोलते हैं IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स है, ठीक है। इन चिप्स का यूज़ किया जाता था। इसका एग्जांपल हैं IBM 360, ICL 1900। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है जिसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उनकी कुछ खास बात यहाँ पर हैं। देखो इस कंप्यूटर का इन्वेंशन जो हुआ था वो 1960 के बाद हुआ था, 1970 के बाद हुआ था। जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं। फर्स्ट है दे आर स्मॉलर इन साइज, जैसा कि आपने देखा कि जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बढ़ रही, कंप्यूटर की जो जनरेशन बढ़ती जा रही थी, इसमें कंप्यूटर के साइज़ छोटे होते जा रहे थे। तो अब जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर के से साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा होने लगा था। ये बहुत ही चीपर यानी बहुत सस्ता था और फास्टर था।
दे आर वेरी इजी टू हैंडल। अब चूँकि छोटा था तो उसको यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी होती थी। दे यूज़ अ डिवाइस कोल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का एक नया कॉन्सेप्ट आया। हमने देखा कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यूज़ किया जाता था, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ यूज़ किया जाने लगा। एग्जाम्पल है IBM 4300, ICL 2900। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये कंप्यूटर की अभी तक की आखिरी जनरेशन मानी जाती है, इसको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। आजकल हम जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर या लेटेस्ट डिवाइसेस देखते हैं ये इसी जनरेशन का पार्ट है। तो इसकी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे द कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विच मेक्स द कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। अब पहले हमने देखा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता था। ह्यूमन जो इंसान होता था उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे जिन पर कंप्यूटर प्रोसेस करते थे, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई भी दिमाग नहीं था। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब कंप्यूटर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इसका एक दिमाग बनाया गया है, इसका एक ब्रेन बनाया गया है, जिससे कि कंप्यूटर खुद अपने डिसीजन ले सके, खुद अपने काम कर सके। देखा होगा आपने कि कई जगह जैसे जापान, कोरिया, ये ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को बनाया है। बहुत सी जगहों पर ये रोबोट्स काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो कस्टमर्स आते हैं उनको सर्व किया जाता है रोबोट्स के थ्रू। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है ये फ्यूचर माना जाता है कि आगे चलकर जितने भी रोबोटिक्स या जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी वो इसी बेसिस पर काम करेगी। द इंटेलिजेंसी ऑफ दिस कंप्यूटर विल बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड टू मेक लॉजिकल एंड सेंसिबल डिसीजंस जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। अब जैसे कि इंसान अगर किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसमें कुछ लॉजिक भी लगाता है और कुछ सेंसिबल डिसीजन भी लेता है, ठीक है। यानी कि इंसान में खुद का दिमाग होता है तो वो अपने तर्क और वितर्क दोनों वहाँ पर दे सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। ठीक इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी जो कंप्यूटर होता है उसका खुद का दिमाग है जो कि अपने डिसीजन ले सकता है और अपने तर्क दे सकता है। इनका यूज़ रोबोटिक्स, डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस में किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन तक पढ़ा है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।